हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू गेम ऑफ ग्रोथ। तो जीओजी के इस सेशन में आज अपन एक बात करेंगे एक बुक की समरी के बारे में। ये बुक मैंने रिसेंटली पढ़ा और मुझे लगा कि ये बुक का जो मैसेज है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बुक पे और उसकी समरी से पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि क्या होता है इन्वेस्टर्स। कि जब भी आप किसी वेल्दी पर्सन को देखते हैं या जब भी आप किसी पर्सन को देखते हैं तो आप जो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती हैं, जो उसके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, उनसे ये अंदाज़ा लगा देते हो कि वो आदमी कितना अमीर है और कितना गरीब है। जबकि ऐसा नहीं होता है। लेट से दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक का नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हो और दूसरे का नेटवर्थ बहुत कम हो। जबकि जो जिसका नेटवर्थ बहुत कम है उसके पास बहुत ही सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसके पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर उसकी नेटवर्क ज़्यादा नहीं है। और जो उसके अपन मेंटल पीस की बात करेंगे वो कम हो सकती है। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि एक ऐसी बुक की जो थॉमस जे स्टेनली के द्वारा लिखी गई है और बुक का नाम है स्टॉप एक्टिंग रिच। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर्स जो ऑथर है उनने तीन टाइप के रिच पीपल को बताया और उन तीन टाइप के रिच पीपल को अपन समझ लेंगे और उसके बाद अपन जानेंगे कि बुक की और क्या क्या लर्निंग्स हैं। तो यहाँ पे जो तीन टाइप के रिच पीपल बताए हैं उसमें पहला टाइप जो आता है वो आता है ग्लिटरिंग गोल्ड रिच पीपल का। तो यहाँ पे जो ग्लिटरिंग गोल्ड पीपल जो है वो क्या होते हैं, जिनके बारे में न्यूज़ पे या अखबार में आप लोग डेली सुन लेते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी कार्स होती हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और जो अपनी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही लेविश तरीके से जीते हैं। पर उनकी जो वर्थ होती है उसका वो बहुत ही कम रुपए खर्च करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो उनका अगर अगर आप खर्चा भी लेविश लाइफ स्टाइल मेंटेन होने के बाद भी अगर आप उनके खर्चों से उसकी वेल्थ कंपेयर करोगे तो उनके बहुत सारे खर्चे होने के बाद भी उनकी वेल्थ इम्पैक्टेड नहीं होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जैसे हम अडानी, अंबानी या फिर पिरामल ग्रुप, इन लोगों की बात कर सकते हैं जो अपने को डेली न्यूज़ में भी दिखते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल से इस बात को समझाऊं तो मैं बताता हूं कि जैसे आप समझे कि मुकेश जो अंबानी साहब है उनकी जो नेटवर्थ है वो 16 लाख 20 लाख करोड़ के आसपास है। पर आप देखोगे कि जो उनकी नेटवर्थ है उसका उन्होंने 1% 0.1% से भी कम पैसा अपनी बेटे और बेटी की शादी में खर्च किया। जबकि वहीं आप एक मिडिल क्लास पर्सन को देखते हैं वो बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है और अपनी 20-25 साल की सेविंग भी खर्च कर देता है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एक मिडिल क्लास बंदा जो इतना पैसा खर्च करता है उसकी लाइफ बहुत बड़े तरीके से फाइनेंशियली इम्पैक्ट होती है और वहीं ग्लिटरिंग गोल्ड पर्सन जो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसकी लाइफ इम्पैक्टेड नहीं होती है, क्योंकि जो उसके जो खर्चे हैं वो उसकी वेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो ये था ग्लिटरिंग गोल्ड रिच का एग्जाम्पल। तो दूसरे रिच पर्सन की अपन बात करते हैं वो आते हैं इनकम एफ्लुएंट। तो इनकम एफ्लुएंट जो लोग होते हैं उनकी जो पे चेक्स होते हैं, उनकी जो मंथली इनकम होती है वो बहुत हाई होती है और जो उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो ग्लिटरिंग गोल्ड लोगों की तरह मेंटेन करना पसंद करते हैं। और इस पसंद के चक्कर में वो अपने जो ज़्यादातर पे चेक्स होते हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल को लेविश बनाने में, कार खरीदने में या फिर जो भी अदर लाइफ स्टाइल से बड़े बड़े रेस्टोरों में खाना खाने में, इनमें निकाल देते हैं। जो उनकी नेटवर्थ होती है वो बहुत लो होती है। पर इनका जो रीजन रहता है वो ये रहता है कि ये अपने आप को ग्लिटरिंग गोल्ड लोगों की श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं। तो ये नेट लो वर्थ होते हैं, ये कम सेविंग करते हैं और अपना जो पे चेक्स होता है वो है ना इन चीज़ों पे अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा लेवल दिखाने में निकाल देते हैं। वही तीसरा जो और आखिरी टाइप बुक्स में बताया गया है वो है बैलेंस शीट एफ्लुएंट का। जो बैलेंस शीट एफ्लुएंट पर्सन होते हैं उनके पेचेक्स हो सकता है कम हो या फिर ज़्यादा हो, पर उनके जो होते हैं वो नेटवर्थ बहुत ही हाई होती है। तो नेटवर्थ हाई होने के कारण जो नेटवर्थ से उनकी इनकम जनरेट होती है, जो कैपिटल एसेट से उनकी इनकम जनरेट होती है, वो अपने खर्चे करने में यूज़ करते हैं और अपनी नेटवर्थ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये लोग बड़े ही डिसिप्लिन्ड होते हैं और बड़े प्लानिंग के साथ रेगुलर सेविंग और इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इनका जो मुख्य पैसा है वो ऐसी एसेट्स में लगा हुआ रहता है जहां से कैश फ्लो जनरेशन होता रहता है। तो बैलेंस शीट एफिलिएंट्स पीपल आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो अपनी वेल्थ है उसके फार बिलो मीन्स अपनी लाइफ को जीते हैं, पर उनका वही मेंटल पेस बहुत हाई रहता है। तो अपन ने समझा है कि तीन टाइप के रिच लोग होते हैं। तो आप कौन से रिच पीपल की श्रेणी में आना पसंद करोगे? तो मुझे जहां तक लगता है 90 से
95% लोग यहाँ पे ग्लिटरिंग गोल्ड रिच नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ग्लिटरिंग गोल्ड रिच ऑलरेडी वो पर्सन्स है जिनकी बहुत हाई नेटवर्थ है, या फिर वो 45 से 50 की एज में जाने के बाद आप ग्लिटरिंग ग्रोथ श्रेणी में पहुंच जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है, जो सेकंड टाइप है इनकम एफ्लुएंट का, उनकी मेंटल पीस बहुत ही कम रहती है, क्योंकि उनके पास नेटवर्थ नहीं रहती, और अगर उनके पास जो पैसा भी आता है वो ओवर स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है उनके आने वाले टाइम में इनकम बढ़ जाएगी। पर इससे उनकी मेंटल पीस डाउन रहती है, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड वगैरह मेंटेन नहीं होता है। तो इन एग्जाम्पल से अपने को समझ में आ गया है कि बैलेंस शीट एफिलिएंट जो पर्सन्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और बैलेंस शीट एफिलिएंट्स लोग का मेंटल पेस भी हाई रहता है। तो वहीं अगर बुक्स में हुए हुए सर्वे की मैं बात करूं, जो और बुक्स की लर्निंग की बात करूं, तो बुक में सर्वे हुआ है और उसमें बताया गया है कि ज़्यादातर जो लोग बड़े हाउसेज में रहते हैं वो मिलेनियर नहीं होते हैं, उनकी जो नेटवर्थ है वो मिलेनियर श्रेणी में नहीं है। जबकि जो छोटे हाउसेज में लोग रहते हैं उनकी जो नेटवर्थ है वो मिलेनियर हो सकती है, क्योंकि वो अपनी जो नेटवर्थ है उससे फार बिलो मीन से अपने एक्सपेंस आउट करते हैं, और फार बिलो मीन से अपनी लिविंग एक्सपेंड करते हैं। तो ये थे एग्जाम्पल्स बुक्स में बताए हुए। तो यहाँ अपने समझने की बात यह है कि अगर मैं केवल रिच दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अक्यूमुलेट कर लेता हूँ, या फिर बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने साथ में ले लेता हूँ, और मैं असली में रिच नहीं हूँ, तो वो मेरी मेंटल पीस को कहीं ना कहीं हार्म कर सकता है, और मेरी मेंटल पीस उससे नीचे जा सकती है। जबकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका एसेंस इसी में लाई करता है कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाते हो तो आपकी मेंटल पीस बहुत ही हाई रहती है, और जब आपकी मेंटल पीस हाई रहती है आप जो भी काम करते हो वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बुक में सीधा सीधा बताया हुआ है कि आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो आपकी मेंटल पीस का निर्धारण नहीं करने वाली है, अर्थात जो भी आप कंज्यूम करते हो उसका मेंटल पीस से लेना देना नहीं होता है। जबकि आपका मेंटल पीस से लेना देना किन्हीं और चीज़ों पर डिपेंड करता है। जबकि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि वो जो लोग चीज़ खरीदते हैं या जो कंज्यूम करते हैं वही उन्हें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वही बुक में एक जगह नेटवर्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ सिचुएशन में या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपके पास इतनी वेल्थ है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ क्या होता है, मेरी टोटल असेट्स माइनस मेरी लाइबिलिटीज, कि मेरे पास अगर मैं आज नेट असेट्स निकालूं तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल होम है जहाँ पे आपको कोई इनकम जनरेट नहीं होती है उसको कंसिडर नहीं करना है। तो लेट से अगर आपकी एज 25 है, तो जो फॉर्मूला बताया हुआ है वो इस कदर बताया हुआ है कि 10% ऑफ योर एज मल्टीप्लाई बाई योर एनुअल हाउस होल्ड इनकम। तो समझते हैं अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 25 का 10% होता है 2.5, और अगर आपकी इनकम हाउस होल्ड इनकम 10 लाख है तो आपकी 25 लाख नेटवर्थ होनी चाहिए 25 साल की एज में। तो अगर आप 25 लाख की नेटवर्थ मेंटेन करते हुए अपनी जो भी लग्जरीज हैं या फिर जो भी आपकी लेविश लाइफ है वो मेंटेन करते हैं तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो आपको ये नेटवर्थ के फॉर्मूले से हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी सकते हो। जबकि अगर आपको नेटवर्थ उतनी नहीं है तो आपको पहले अपनी नेटवर्थ बनाने में, इन्वेस्ट करने में और सेविंग करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब भी आप कोई नया काम या फिर नई जॉब शुरू करते हो तो आपका टारगेट ये रहता है कि आप जिन चीज़ों से, आपके पास जो चीज़ें नहीं है आप उनको टारगेट करते हो, और उसके चक्कर में आप अपना फिनेंशियल प्लान या फिर इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हो और वो चीज़ें आपको हार्म पहुंचा सकती है। तो बुक में सीधा सीधा यही लर्निंग मिली है अपने को कि अपने को एक्टिंग रिच की तरह करना बंद करना है और असली में वेल्दी बनना है। तो जब आप असली में वेल्दी बन जाओगे आपको रिच की तरह एक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप अपनी लाइफ है लेविश लाइफ से वो भी अच्छी तरीके से जी सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मेंटल पीस के साथ। तो ये था दोस्तों स्टॉप एक्टिंग रिच का समरी। अगर आपको इसी प्रकार की समरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन बुक्स की भी सरल भाषा में समरी अपलोड करके आपको दे सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों जीओजी के नेक्स्ट सेशन।